वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा पेपर आपका होता है, यानी कि 102 वाला जो पेपर होता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 102 में आपको पढ़ना क्या होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके राम मनोहर लोहिया में जिन छात्राओं ने पॉलिटिकल साइंस को माइनर पेपर के रूप में ले रखा है, उनके लिए बहुत बेस्ट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। क्योंकि उसमें भी आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है माइनर पेपर की, तो उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइनर पेपर का यही है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, सबका मतलब एक ही होता है। अब चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलें, पहला प्रश्न है भारत की संविधान मतलब भारत की संविधान सभा का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, बताएं। भारत की संविधान सभा का प्रस्ताव जो किया गया था, वो प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है ये प्रस्ताव किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। आपको बता दूं, आपसे पूछे संविधान बनाने का एक प्रकार से जो किया गया था प्रस्ताव, संविधान का प्रस्ताव किसने दिया था सबसे पहले? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत की संविधान सभा का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 1946 में आया था, ये बात ध्यान। कब आया था? 1946 में आया था। क्लियर। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? क्रिप्स मिशन इस उद्देश्य से आया था क्योंकि उस समय आप देखते हैं असहयोग आंदोलन भी अपने चरम पर था। ठीक है, मतलब असहयोग आंदोलन बुलाओ, मतलब कि 1942 में आप देखेंगे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध आपका चल रहा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को अपने फेवर में लेने के लिए इंग्लैंड की एक क्रिप्स मिशन एक चाल के रूप में आई थी यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। और इसके अलावा बात की माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन योजना जो आई थी, ये भारत और पाकिस्तान विभाजन से रिलेटेड है। भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर के आई थी ये योजना। यहाँ पर आई थी 3 जून 1947 को, ये बात ध्यान रखेंगे, 3 जून 1947। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ से कई प्रश्नों को तैयार किया। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के लिए, बात ध्यान रखेंगे, संविधान बनने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? संविधान सभा का उद्घाटन सत्र किस डेट को हुआ था? 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का उद्घाटन सत्र होता है, पहली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 दिन के बाद में, यानी कि 11 दिसंबर को बैठक होती है 1946 ईस्वी में। उसके बाद में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और ये अस्थायी मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अगर बताऊं तो चाहे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी आपसे पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर वैसे पूछे कि मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा किसने? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव जो रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे और उसी समिति के द्वारा संविधान सभा को बनाया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके सलाहकार जो थे प्रारूप समिति के, वो BN राव जी थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 12वीं बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किसने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मंशा प्रकट करने वाली कुंजी बताया है? बताएं, किसने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की मंशा प्रकट करने वाली कुंजी बताया है? उच्चतम न्यायालय ने बताया इस बात को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। संविधान जो है आपका लागू कब हुआ था, तो अब आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा। 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें संशोधन पहला जो हुआ था 1951 ईस्वी में हो गया था, तुरंत 1 साल के बाद में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, कौन सा शब्द 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, 1976 में जोड़े गए, बताएं। समानता, बंधुत्व और संप्रभु, ये तीनों शब्द हुआ करते थे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जबकि अखंडता शब्द जो है बाद में जोड़ा गया। 1976 में अखंडता जोड़ा गया, और एक शब्द और जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताएं। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, वो और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, बताएं। राष्ट्रपति करता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री करता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उससे परामर्श लेता है, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्नति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। हालांकि आपको बता दूं कि जो ये उच्च न्यायालय के, राज्य के जो उच्च न्यायालय और मतलब कि न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श पर करता है। तो पूछा गया है कि कौन करता है नियुक्ति, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि किसका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। किस अनुच्छेद में इस बात को बताया गया है, फटाफट से आप बताएंगे। बताइए किस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र किया गया है, किस बात का जिक्र किया गया है इस किस अनुच्छेद में, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा या निर्वाचन जो होगा एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, मतलब कि किस उसमें कहा गया है, बताएं। किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, किस अनुच्छेद में कहा गया है, बहुत बढ़िया, 54वें अनुच्छेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54वां अनुच्छेद। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और किस किस आर्टिकल के तहत बुलाता, अगर ये पूछता तो 108 अनुच्छेद जो होता है संविधान का, उसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की। दोनों सदन मतलब कि दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है, उसे अलग अलग बैठक होती है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, स्पीकर जिसको बोलते हैं। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और आपको बता दूं, संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। संसद के अंतर्गत कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा, और एक ऑप्शन देगा आपको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद में शामिल होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। कोई कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप बोलते हैं CAG यानी कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, तो सी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नए करों को लगाने की संस्तुति कौन करता है, नए करों को लगाने की संस्तुति भी राष्ट्रपति करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मृत्यु दंड देश में क्षमादान करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है, बताएं। मृत्यु दंडादेश में क्षमादान राष्ट्रपति ही कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो उसको माफ करने का केवल और केवल अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ये बात ध्यान रखेंगे, किसको है, राष्ट्रपति को है। क्लियर।
आगे देखिएगा, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा न्यायिक अधिकार प्राप्त है? क्षमादान संबंधी प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। परामर्श प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है, इसका सी ऑप्शन। परामर्श किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमादान किसको देगा? किसी व्यक्ति को मान लेते फांसी की सजा हो गई है, राष्ट्रपति मतलब हर जगह से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, और लेकिन वहां पर जो है कुल मिलाकर के उसको सजा हो गई है, तो उसको माफ करने का अधिकार केवल और केवल एक व्यक्ति के पास है भारत में, वो है राष्ट्रपति भारत का। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। कौन है राष्ट्रपति इस समय? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ठीक है, सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब आदरणीय लगा दीजिए। आगे देखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, फटाफट से आप बताएंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं वही मंत्रिपरिषद के सदस्य भी बनते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के मध्य आय के विवरण का अधिकार किसको प्राप्त है? वित्त मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को? किसको प्राप्त है भाई? संघ और राज्यों के मध्य आय के वितरण का अधिकार जो प्राप्त है राष्ट्रपति को प्राप्त है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद को अधिवेशन शुरू होने के कितने सप्ताह रहता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश होता है वो लगभग 6 सप्ताह जो है कम से कम रहता है, और अधिक से अधिक 6 महीने हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संसद के सत्रों को स्थगित कर सकता है, कौन कर सकता है? अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 का जो सेकंड धारा है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो होता है संसद के सत्रों को स्थगित भी कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, बताएंगे। केंद्र में द्वैध शासन की बात जो है किस जो है अधिनियम के अंतर्गत रखा गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की बात कर रहा है, केंद्र में द्वैध शासन की बात अगर करें तो केंद्र में 1935 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आपसे प्रांतों में, तो प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन की बात करी गई थी। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी 1946 में अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति हुआ करते थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, बताएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, फटाफट से आप बताएंगे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ध्यान रखेंगे इस बात को। और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी, ध्यान रखेंगे, आयरलैंड की थी, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किसके द्वारा स्थापित की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी। कब? 1885 में। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो आसानिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में संपन्न हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय मतलब त्यागपत्र कब दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने? 1939 में दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे, 1939 में दिया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे, 91वां सत्र था वो जब सुभाष चंद्र बोस बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका।
इस तरीके से ऐसे प्रश्न आपसे घुमा फिरा करके कई पूछेंगे, इसलिए मैंने कई प्रश्नों को ऑलरेडी रखा है घुमा करके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के आधार पर एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है, बताएं। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो कानूनी आयु है वो कितनी मानी गई थी? वो मानी गई थी 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अकॉर्डिंग 18 साल मानी गई थी। अब कितनी है? 21 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वैसे मतलब 18 साल ही मानी गई थी, और अभी भी मतलब वैसे तो 21 मतलब शादी की बात करें तो वो बढ़ा दी गई, बाकी 18 साल पर वयस्क माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, बताएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जनता जब वोट डालती है किसको? सांसद को, और सांसद वोट डाल देते हैं किसको? तो अपने एरिया का प्रतिनिधि होता है सांसद उस एरिया का। जैसे मान लेते हैं किसी जिले का, मान लेते हैं गोंडा जिला है, तो गोंडा जिला के जो सांसद होंगे, अब वो जो है, इसे मैं गोंडा जिला का हूँ, सांसद यहाँ के हैं कौन है? राजा भैया जी, मतलब कि कीर्तिवर्धन सिंह हैं। ठीक है, तो कीर्तिवर्धन सिंह की अगर बात करें तो वो जो है हमारे यहाँ के क्या है? सांसद हैं। अब वो हमारे गोंडा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ पर करते हैं भाई? वो करते हैं जा करके संसद में। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं गोरखपुर के जो सांसद हैं, कौन है गोरखपुर के सांसद? आप बताएंगे। अब जो भी हो, ठीक है, वो योगी बाबा हैं क्या? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, अब आप लोग जानते होंगे तो बता दीजिएगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जा करके सरकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है, तो कभी भी करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग होती है। ब्रिटेन में जैसा चुनाव होता है वैसे भारत में भी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इंग्लैंड। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत यानी उसको उसकी गद्दी से हटाने का अधिकार जो है किसके पास है? तो भारत की मतलब कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने और उसको पद पर बैठाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है भारत के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 1952 ईस्वी का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1952 में क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो किया गया था 2003 में किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीव्र गति से मैं चल रहा हूँ चूंकि रिवीजन क्लास के तरीके से मैं इसको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य अधिकारी पदाधिकारी थे, बताएं। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य अधिकारी होते हैं या पदाधिकारी हैं? तो 3 पदाधिकारी होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 उसके साथी होते हैं, मतलब कि सलाहकार के रूप में, मतलब कि उसके साथ में। ठीक है, अन्य अन्य निर्वाचन आयुक्त। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचन आयोग जो है चुनाव करवाता है भारत में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन जी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च 1950 जो है उसमें बने थे, और 19 दिसंबर 1958 में जो है तक उनका मतलब पदच्युत हो गए, मतलब कि वो अपने पद से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का होता है, वो संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया जाता है, उसके बाद में फिर हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होगा इसका। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो इसका वेतन लगभग 2.5 लाख के आसपास होता है, क्लियर, 1 महीने का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो भारतीय नागरिकों के, ये बताएं, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है भारतीय नागरिकों के। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की गई हैं, क्लियर।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन में किस सिद्धांत का पालन अनिवार्यता किया जाना चाहिए, बताएं। बढ़िया प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन में किस सिद्धांत का परिपालन या पालन अनिवार्यता किया जाना चाहिए? तो वरिष्ठता का पालन किया जाता है, बिल्कुल डी आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी विधि या तथ्य पर कब परामर्श देता है, बताएं। बताइएगा। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी विधि या तथ्य पर या किस विधि किस कानून के अकॉर्डिंग देता है, कब देता है? तो उसको मांगने पर देता है। जब राष्ट्रपति उससे मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति को सलाह देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, उसके मांगने पर। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वो कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो, अगर भारत का मान लेते हैं राष्ट्रपति जी नहीं रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी, अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था 24 अप्रैल 1973 को प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत है? तो उस अनुच्छेद का नाम है 137 अनुच्छेद जो है संविधान का, वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो गोलकनाथ केस में दूसरी उच्चतम न्यायालय की पीठ बनी थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, गोलकनाथ केस में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो कोई विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधान सभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। ऐसे लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो करते हैं विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी विधायक लोग होते हैं वो करते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 403 है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान सभा विधान परिषद कर लें यहाँ पर, विधान परिषद यानी कि जो एमएलसी होती है विधान परिषद के सदस्य होते हैं, एमएलए विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधायक जिसको आप चुनते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, जिसको आप नहीं चुनते हैं वो एमएलसी होते हैं, ठीक है, विधान परिषद में बैठते हैं। तो विधान परिषद की जो सीट संख्या है यूपी की वो है 100 और विधानसभा की सीट संख्या 403 विधायक होते हैं भारत की उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? बताएं। तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1946 की अंतरिम सरकार के लिए कार्य परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? 1946 की अंतरिम सरकार के कार्य परिषद का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं
उनको देता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कई प्रश्न आपसे बनेंगे, तो रिवीजन क्लास के तौर पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न, विधानसभा और मतलब विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष जो देगा वो किसको देगा अपना त्यागपत्र? वो राज्यपाल को देगा। किसको देगा? जो है राज्यपाल को देगा। वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएं। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो थी पद्मजा नायडू जी। ठीक है, पांचवी महिला मतलब पांचवी राज्यपाल थी पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। वैसे भारत के सभी राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल बने रहते हैं। राज्यपाल को कौन हटाता है? राज्यपाल का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। राष्ट्रपति जब चाहता है तो हटाता है और जब तक चाहता है तब तक रहने देता है। अगला प्रश्न, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के विधान मंडल के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने को किया जाता है? 1/6। कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा सदस्यों मतलब कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में मनोनीत करे जाते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो होते हैं लगभग और लगभग 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक नहीं हो सकते। तो अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कितने कम हो सकते? 60 से कम नहीं हो सकते। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश को छोड़ करके सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? तो उसमें सबसे कम विधानसभा देखें, मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं, पांडिचेरी में 30 हैं। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर में 283, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, तो 283 हैं, सॉरी 288 है वहाँ पर महाराष्ट्र में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कितनी है? 32 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? सबसे कम जो है, प्रश्न क्या पूछा गया? संघ शासित प्रदेशों को छोड़ करके सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य इनमें से कौन है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 32 है सिक्किम में और पांडिचेरी क्या है? पांडिचेरी क्या है? पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश को लेने पर सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? पांडिचेरी होगा। 30 सीटें हैं पांडिचेरी की। अरुणाचल प्रदेश की बात की तो राज्य है, 60 सीटें हैं यहाँ पर विधान मतलब कि इसकी विधान सभा की। ठीक है, 60 विधायक होते हैं अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम कितने विधायक होते हैं? सिक्किम में कितने विधायक होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे गोवा में कितने होते हैं? गोवा में कितने होते हैं? 40 विधायक होते हैं गोवा से। ठीक है, बिहार से 243 विधायक होते हैं और असम में 126 विधायक होते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विधानसभा की संरचना संबंधी प्रावधान दिया गया है। विधानसभा की संरचना संबंधी प्रावधान 170 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? बताएं, भारत में किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। ठीक है, बिहार में कितनी है? मैंने आपको बताया था 243 सीटें बिहार में। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश कितनी है? तो 100 सीटें हैं विधान परिषद में उत्तर प्रदेश। विधान परिषद में एमएलसी 100 एमएलसी होते हैं, 403 एमएलए होते हैं जो कि बैठते विधानमंडल का निर्माण करते हैं। पंजाब में कितनी सीटें विधानसभा की? पंजाब में कितनी सीटें हैं? 117 सीटें पंजाब में। दिल्ली की सीटों के बारे में पूछो, कितनी सीटें दिल्ली में? 70 सीटें हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे सभी बातों को। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 100 के आसपास होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य संख्या, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या 403। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य हैं, सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार और तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्र शासित किन राज्यों में विधानसभा स्थापित है? बताइए, विधानसभा किन किन राज्यों में स्थापित है? आपसे पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा किन किन राज्यों में स्थापित है? देखिए, पांडिचेरी और दिल्ली दोनों में स्थापित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? दिल्ली में कितनी सीटें भाई? दिल्ली में कितनी सीटें? आप सभी लोग बताएं, मैंने आपको बताया था दिल्ली में 70 सीटें हैं। पांडिचेरी में कितनी हैं? पांडिचेरी में 30 सीटें हैं ना। बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों में विधानसभा है।
अगला प्रश्न, विधानसभा विधानमंडल का कौन सा सदन होता है? तो प्रथम सदन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विधानमंडल का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? विधानमंडल का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? विधानमंडल का लोकप्रिय सदन जो होता है वो आपका विधानसभा होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न सदन कौन कहलाता है? निम्न सदन की अगर बात की जाए तो विधानसभा निम्न सदन कहलाती है, और उच्च सदन कौन कहलाता है? वो आपका विधान परिषद कहलाता है, चूंकि वो कभी भंग नहीं होता और निम्न सदन भंग हो जाता है 5 साल पर। अगला प्रश्न, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य आते हैं किसमें? विधानसभा में जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य आते हैं, बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधायक लोग जो चुनते हैं आप, वो विधानसभा में बैठते हैं, ठीक है, विधानसभा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, सभापति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सभापति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, फटाफट से आप बताएंगे। सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करता है, कौन कराता है, बताएं। तो विधान परिषद करवाती, सभापति और उपसभापति के चुनाव कौन करता है? उप विधान परिषदें करती हैं, विधान परिषद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, फटाफट से आप बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे, ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा कौन थे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम लिखिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन, मतलब कि डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मतलब भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति संसद के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं के द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो लगभग और लगभग 20-20 मतदाताओं के द्वारा। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछता तो आप क्या बताते? 50-50 मतदाता, 50 लोग प्रस्तावक और 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, और 20 लोग अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होंगे तब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं भारत में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा उपबंधित होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान के द्वारा उपबंधित होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति समय और संयोग की संतान नहीं है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति समय और संयोग की संतान नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाने की व्यवस्था है? बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाने की व्यवस्था है? 75 का 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, किस सभा का नेता प्रधानमंत्री बनता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री बनता है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के जो है नेता होते हैं प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सरकार की नीतियों की सदन में घोषणा कौन करता है? सरकार की नीतियों की सदन में घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? तो उसको स्थानांतरित कब किया गया था? बलिसमय संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। बताइएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, बताएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति, बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति जो हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में भारतीय संविधान के महाभियोग की प्रक्रिया का बात करी गई है कि अगर राष्ट्रपति
अपने पद का गलत उपयोग करता है तो उसको आप महाभियोग लगा करके संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आप सभी को पता होगा कौन भेजता है भाई, बिल्कुल उत्तर प्रदेश भेजेगा अपना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करता है वे किस क्षेत्र में विशेष योग्यता अर्जित किए हुए होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होता है वो 12 लोगों को मतलब कि मनोनीत करता है और उनमें से जो कला के क्षेत्र में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे कला वाले होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा जो है विशेष योग्यता वाले होते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। एंग्लो इंडियन का मतलब जिनके एक मतलब कि माता या पिता में से कोई विदेशी हैं, ठीक है, अंग्रेज हैं, तो उनको भी करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मतलब कि माता और पिता में से एक इंडियन हो और एक विदेशी हो तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के माने जाते हैं वो। अगला प्रश्न, संसद के अधिवेशन ना होने की स्थिति में किसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? संसद का अधिवेशन ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किसके कानूनों के समान ही प्रभावशाली होता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो संसद के जो कानून होते हैं उन्हीं के समान प्रभावी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विदेशों में अपने राजदूत भेजता है? विदेशों में कौन राजदूत भेजता है? राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति नियुक्ति को किसकी करता है? वित्त आयोग की, राजभाषा समिति की, निर्वाचन आयोग की, सभी की नियुक्तियां जो करता है इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताएं। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति का ही किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करी गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है? भारतीय संविधान के 51 के अनुच्छेद 51 की का में करी गई है। 51 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति का नियंत्रण किया जा सके। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन संबंधित कौन सा है? बताएं। यानी अस्पृश्यता का अंत किस संविधान अनुच्छेद में किया गया? देखिए अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करना है, ये इस बात पर बल देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो क्या होगा? छुआछूत उन्मूलन, अनुच्छेद 17। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो निलंबित करने वाली सत्ता जो है राष्ट्रपति होती है। राष्ट्रपति शासन में आपके मौलिक अधिकारों को हनन पहुंच सकता है, मौलिक अधिकारों को हटाया भी जा सकता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़ करके 20 और 21 नहीं हटता है, बाकी सब हट जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। भाग 2 में नागरिकता की बात करी गई है। भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करी गई। मतलब ये क्या है? भाग 4 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को ही कहा है। ऑप्शन नंबर इसका कि सी करेक्ट है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई। अनुच्छेद, देखिए भाग 3 की अगर बात की है तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 जो है भाग 3 होता है।
भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। भाग 2 की बात की तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 1 की बात की तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो जो है भारतीय संविधान का जो भीमराव अम्बेडकर जिसको ज़्यादा अवलोकित करते हैं वो भाग 3 मौलिक अधिकारों को, और इनमें से मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 जो है उसको आत्मा बोलते हैं संविधान की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। बताइएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने प्राप्त हैं, मतलब थे, यहाँ पर है ना, थे हैं तो 7, यानी 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। अब एक मौलिक अधिकार कम हो गया है, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वो अब नहीं अधिकार रहा, उसको खत्म कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि अब अगर पूछे वर्तमान में, तो अगला प्रश्न देखेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 6 है। ठीक है, पहले कितनी थी, 7 थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बताएं मूल संविधान का हिस्सा हैं या चौथे संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, या संसद द्वारा 1942 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, बताएं। तो भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार जो हैं ये क्या हैं, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके निर्देश पर संविधान द्वारा दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था, बताएं। किसके निर्देशन पर या निर्देश पर संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था, फटाफट से आप बताएंगे। किसके निर्देश पर किया गया था भाई, बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसके निर्देश पर संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, नेहरू जी के, गांधी जी के, या फिर अंबेडकर जी के, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किया गया था किसके निर्देश पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है उसके, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम अधिकारी कौन था, तो देखिए इनमें से प्रथम अधिकारी कौन थे, वो सर विलियम म्योर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसका मत है कि वर्तमान संविधान निश्चयात्मक रूप से 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम ही है, जिसमें केवल मताधिकार को और जोड़ दिया गया है, बाकी सब सेम उतार दिया गया है। ये डॉक्टर पंजाब राव देशमुख का कथन है, आलोचना करी थी। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ सभी नागरिकों को सम्मान, स्थिति और अवसर प्रदान करता है, बताएं। कौन सा इसमें से, मतलब समानता जो है, समानता का अर्थ क्या है, सभी नागरिकों को समान स्थिति और समान अवसर मिले, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है तथा उन्हें समान रूप से कानून की सुरक्षा प्राप्त है, तो ये बात कौन कहता है, मतलब सबकी किस दृष्टि में, तो संविधान की नज़र में जो है सभी लोग समान हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने आशय, मतलब किससे आशय है कि किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करने वाली सभा से लिया गया है, बताएं। संविधान सभा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान निर्मित करेगी, ये कहा गया है। तो ये क्रिप्स मिशन में कहा गया, किस में कहा गया, ये किस बात, मतलब किस में कहा गया था, ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि निर्माण करेगी 1942 में ही। लेकिन अगर बात करी जाए कि भारत की संविधान सभा का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था, लाया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर, आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, बताएंगे। तो संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में लगभग 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। वैसे अगर 284 ने 308 भी लगा सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कैंची और गोंद की खिलवाड़ कहकर किसे संबोधित किया जाता है, तो कैंची और गोंद की खिलवाड़ कहा जाता है भारतीय संविधान को। जो है आलोचना करी लोगों ने कि कैंची मतलब कि कट पेस्ट, काट लिया गया, दूसरे देशों के संविधान से ले लिया गया और इस संविधान में ला करके जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। जैसे कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया,
ऐसे ही अलग अलग देशों के संविधान से, ठीक है, और भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अनुच्छेद 367 में, मतलब कि 68 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। तो अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो उधारों का थैला भी कहा जाता है भारतीय संविधान को, चूंकि अलग अलग देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान बड़ा ज़बरदस्त है। भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यही भारतीय संविधान का मुख्य आधार है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। पहले क्या कौन सा अधिकार होता था? संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब एक कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या है? बताएं। वैधानिक अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड में मतलब कि स्वाभिसमन के में संरक्षण प्रदान करता है? बताएं। तो कौन करता है? अनुच्छेद 20 करता है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? बताएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागरिकों को प्रत्याभूत अच्छा, ये यहाँ पर देखेंगे प्रश्न जो है, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नागरिकों को प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? तो अनुच्छेद किसमें दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। वो 19 का ए बोलने की स्वतंत्रता, 19 बी कहीं पर जाने, मतलब कि कहीं पर आपको सभा सोसाइटी करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ऐसे ही मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 बी, 19 सी मतलब एक प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता, मतलब कि ऐसे ऐसे आपको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, देश भर में कहीं बसने की स्वतंत्रता, ऐसी ऐसी स्वतंत्रता इस टाइप की दी गई है 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया 36 से 51 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, संविधान का भाग 3 किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो वो है आपका 12 से 35, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से 35 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक स्थानों में या के उपयोग में समानता वर्णित है? सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता जो है वो अनुच्छेद 15 में बताई गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में है। ऑप्शन नंबर इसका आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में बताया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का अधिकार मतलब अनुच्छेद अधिकार वर्णित है? किस अनुच्छेद का अधिकार वर्णित है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा हटा दीजिए, प्रश्न थोड़ा गड़बड़ छप गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आप देखेंगे और लास्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के आधार पर धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि को कर मुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 27 में बात कही गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की गई जो धनराशि होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आपने समझा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको और लगातार मिलते रहें, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकारों से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकारों की बात की तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला मौलिक अधिकार आपका है अनुच्छेद 14 से लेकर के 51, मतलब कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक शामिल है।
जिसको बोलते हैं आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है समानता का अधिकार। उसके बाद में अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक आपका जो अधिकार है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो पांचवा आपका मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 25 से लेकर मतलब अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक। अनुच्छेद 29-30 में आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 जो है वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 31 जो था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जो अब हटा दिया गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मौलिक अधिकारों की कुछ बातें मैंने बताई जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आज की वीडियो के माध्यम से लगभग आपने 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जाना जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।